लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, सबसे मतलब दिस इज द पार्ट जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे इसलिए लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है। ये मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जिस बच्चे को बात करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उससे अगर मैं इरेशनल नंबर पर बात करता हूँ, तो कई बार उसके डाउट्स सामने आते हैं कि वो इस पॉइंट पर कंफ्यूज्ड है थोड़ा-सा कि ये इरेशनल नंबर पूछा जा रहा है, पता चला ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। काफ़ी चीज़ें मिस होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। तो आज इरेशनल नंबर पर बात करेंगे और ये जो चैप्टर मैं अभी टच कर रहा हूँ, इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पर डाल दिया गया है। और आप आने वाली वीडियोज़ कुछ और भी एक और वीडियो आएगी, आपको मिल जाएगी उसमें, वो भी उसमें डाल देंगे। तो सारा का सारा कंटेंट आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप वहाँ से देखेंगे, जाएँगे तो सारे के सारे पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। और आज शुरू करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर पर सबसे पहले बात करने के लिए मैं बात करना चाहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में दो बातें सामने आती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिपीटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। अच्छा, जब ये टॉपिक आप पूरा कर लेंगे तो दूसरी टॉपिक होगी इरेशनल नंबर की, आखिर ये होता क्या है, और इस पर जब बात होगी तो प्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन कैसे किया जाता है, फिर उसकी बात करेंगे और इसके बाद इसकी प्रूविंग लेंगे। यही चार टॉपिक इसमें है इरेशनल में, क्लास 9th में। तो आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानते हैं। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में सबसे पहले बात कर लेते हैं रिपीटिंग की। रिपीटिंग की अगर आप बात करते हैं, जैसे आप ये कह दें कि 1.212121 इस तरह से आगे ये बढ़ रहा है, तो इसे आप लिख लेते हैं 1.21 बार, और बाद में इसे आप एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। और ये सारा कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। ये सब आप पाएंगे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब मिलेगा आपको प्रीवियस। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो उसमें जाके आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। तो इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन है वो a अपॉन बी के फॉर्म में आ जाएगा, और इसका जो b होगा वो 0 नहीं होगा, a और b दोनों इंटीजर होंगे। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर बनेगा, इरेशनल नहीं बनेगा। ये एक रेशनल नंबर बन जाता है, यानी ये जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये रेशनल नंबर बन जाते हैं जाकर के। अब आप बात कर लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग अगर आ जाए। नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है? नॉन रिपीटिंग में बस आप इतना समझिए, जैसे 4.030250129300005। ये क्या बकवास हो रहा है? ये बिना मतलब का क्या इट इज नॉट रियली बकवास, लेकिन ये क्या, ये चलता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रुक नहीं रहा है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आप जरा एक बात गौर करिए, इसमें चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं, ये चलता भी जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रही हैं। अब ये जो नंबर आएगा ये इरेशनल कहलाएगा। यानी इसे आप a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। a अपॉन बी के फॉर्म में आप इसे नहीं लिख सकते। अब जब a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ऐसे नंबर को आप इरेशनल नंबर कहते हैं, जो a अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, इस तरह के भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और आप एक नॉर्मल बात ऐसे देखिएगा, आप 2 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, और जब आप 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फिर आप पाएंगे कि वो इसी तरह से चलता हुआ चला जा रहा है। फिर 3 का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा, फिर 5 का निकालिएगा। देखिए 4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 4 का तो स्क्वायर रूट आपको 2 मिल जाएगा। 6 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, तो इनमें से इस तरह से 11 का निकालिए, 12 का निकालिए, 13 का निकालिए,
14 का निकालिए, 15 से मतलब आप निकालिए इस तरह से कोई भी, तो आप ये पाएंगे कि वो इसी तरह के डेसिमल में चलता हुआ आगे चला जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उन्हें आप कभी भी a अपान बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। a अपान बी के फॉर्म में सिर्फ उसी को आप लिख सकते हैं जो डेसिमल के बाद कुछ स्टेप तक आगे गया है और इसके बाद वो वहां जाके रुक गया है, उसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं था, वो वहां पर रिमाइंडर जो है वो 0 मिल गया है। तो ये बात आई इरेशनल नंबर की। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं इसी समय। अगर आप क्यूब रूट ऑफ 2 निकालें, क्यूब रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ 2, आप थर्ड रूट ऑफ 3 निकालें, आप अगर थर्ड रूट ऑफ 7 निकालें, थर्ड रूट ऑफ 8 निकालें, हाँ ये थर्ड रूट ऑफ 8 निकालेंगे, वो निकल जाएगा, वो 2 आ जाएगा और वो रेशनल नंबर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। थर्ड रूट ऑफ 9 निकालें, है, तो ये थर्ड रूट ऑफ 9 फिर इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट, मतलब इस तरह के नंबर्स और इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये दो बातें हम लोगों ने फटाफट समझ लिया कि इरेशनल नंबर होता क्या है ना। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। और नंबर लाइन पर देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि आपको परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींची जाती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पर आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो आप कैसे बनाते हो इसका आपको पहले से ही अंदाजा होना चाहिए, इसका पूरा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा ये बताने से पहले सिर्फ इतनी बात बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचा और इस स्ट्रेट लाइन पर आपने एक पॉइंट लिया, ये इस पॉइंट को आप मानते हैं कि दिस पॉइंट इज ए, और आप यहीं पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक सीधी लाइन खींचना चाहते हैं। तो एक काम करिए, आप कंपास उठाइए, उसमें पेंसिल लगाइए और पेंसिल लगा के, और जो उसमें देखिए दो चीजें पिन पॉइंट होते हैं, एक पेंसिल का पिन पॉइंट होता है और एक होता है वो जो आप रखते हैं वो आयरन यानी लोहे वाला, है ना। तो जो लोहे वाला हिस्सा है, मतलब एकदम नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल भाषा में एकदम, तो जो लोहे वाला हिस्सा है वो यहां रखिए इस पॉइंट पर, और आप उसमें एक डिस्टेंस बना लीजिए, डिस्टेंस बना के रख के, और यहां पर इस तरह से एक आर्क बना लीजिए। उस आर्क को चेंज मत होने दीजिएगा। अब फिर आप लोहे वाला जो पिन पॉइंट है वो यहां रखिए और यहां से इस तरह से एक आर्क बना लीजिए और फिर उसे चेंज मत होने दीजिए। फिर लोहे वाला हिस्सा यहां रखिए और यहां से आप अब की बार इतना बड़ा बनाइए, क्योंकि अगली बार आपका पिन पॉइंट यहां होगा और आप अपने पेंसिल से इसे कट कर रहे होंगे और आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लेंगे तो आपको मिले, मेरा नहीं मिल रहा है लेकिन आपका मिलेगा, आप चिंता मत करिए। तो आप पाएंगे कि इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल आपको बनाने आना ही चाहिए, तब आप प्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आइए बात करते हैं कि नंबर लाइन पर √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए सिंपल एक काम करिए, आप ये एक लाइन बना लीजिए और यहां पर मार्क कर लीजिए 0, दिस इज 0। और जैसे √2 को अगर रिप्रेजेंट करना है, √2 को, तो इसको दो हिस्से में बांट दीजिए और एक हिस्सा 1 है और दूसरा हिस्सा 1 है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, है ना। तो अगर आपने इसे दो हिस्से में बांटा तो एक एक मिला ना, तो 1 यूनिट का आप एक लाइन खींचिए, मतलब एक पॉइंट ले लीजिए 1 यूनिट का, आप अपने कंपास में ले लीजिएगा, तो 1 यूनिट पॉइंट यहां मिल जाएगा। और फिर क्या करिए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचिए, और 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन कैसे खींची जाएगी वो आपको पता है। अब देखिए, तो ये जब आप खींच लेते हैं तो इसके बाद अब दूसरा काम करना है, 90 डिग्री जब बन जाए
तो इसके बाद क्या करिए कि यहां से ये जितना है, यहां से इसे मान लेते हैं ए है, यहां से ये जितना है उतना ही डिस्टेंस आप इसमें कट कर लीजिए। इस 90 डिग्री वाले लाइन में उतना ही डिस्टेंस आपने कट कर लिया। और फिर क्या करिए, इससे इसको मिला दीजिए। इसका नाम अगर आप बी रखते हैं तो ओ से बी को आपने मिला दिया। ओ से बी को मिलाने के बाद पेंसिल लगाइए आप यहां पर, और वो जो लोहे वाली नोक है उसे लगाइए यहां पर। तो ऐसे करके आप एक डिस्टेंस ले लीजिए, और जब आप डिस्टेंस ले लेंगे तो आप ये जो डिस्टेंस होगी वो √2 होगी। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये √2 होगी। अब जब आप ये डिस्टेंस ले लेंगे ना, तो इस तरह से होती हुई एक आर्क बना लीजिएगा। और जब आप आर्क बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर एक पॉइंट आपको मिल गया। इस पॉइंट को अगर हम P का नाम दे दें तो O से लेके P तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है ये √2 का डिस्टेंस कहा जाएगा। और ऐसे ही मान लीजिए √3 निकालना है कि √3 चाहिए, तो √3 के लिए अब आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं O से B तक एक लाइन खींची जा चुकी है। मतलब थोड़ा आराम आराम से बात करते हैं इसे, क्योंकि इस पर बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आराम आराम से बात करेंगे तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा आराम से चलते हैं यहाँ। तो यहां पर आपने देखा कि O से B तक का जो डिस्टेंस है वो √2 का है, और OB हमें एक लाइन भी मिल चुकी है। अगर OB सीधी लाइन होती यहां पर इस तरह से बनी हुई, यहां पर B पॉइंट होता और हम आपसे कहते कि यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाइए, तो आप 90 डिग्री एंगल सीधे आप ऐसे ही बनाते। तो इसी तरह से आप यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाइए। यहां पर बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर आप वही जैसे 90 डिग्री बनाना अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, उसी तरह से आप यहां पर 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन आप खींचिए। और ये जो 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का डिस्टेंस आपने जो यहां पर ले लिया था, वही चीज 1 यूनिट का डिस्टेंस आप इसमें से कट कर लीजिए। जब आप इसमें से कट कर लेंगे तो मान लीजिए ये C पॉइंट है, तो इस C पॉइंट को O से मिला लीजिएगा। और फिर आपके कंपास की जरूरत पड़ेगी और फिर से उस लोहे वाले पिन पॉइंट को यहाँ रखिए और अपने पेंसिल के उस पिन पॉइंट को यहाँ ले आइए, और आप पूरा डिस्टेंस ले करके और इसको टच करते हुए एक इस तरह से आर्क बनाइए। ये आर्क मान लीजिए आपके इस नंबर लाइन को Q पर आके मिलता है, तो O से Q तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो √3 कहा जाएगा। ये √3 हो जाएगा। और इसी तरह से OC आपको मिल गया, तो OC पर अब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन आपने खींचा। 1 यूनिट का डिस्टेंस फिर इसमें से भी ले लिया आपने, और फिर O से आपने इसे मिला दिया और इसे आपने D कह लिया। तो आपको ये जो डिस्टेंस OD मिला वो √4 मिल जाएगा। और फिर से आप वही आर्क बना के OD आप डिस्टेंस ले लीजिए कंपास में, और यही बनाते हुए एक और आर्क आप खींचे। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट जो मिला वो R मिल गया, तो O से R तक के डिस्टेंस को आप √4 कहेंगे। तो कहने का मतलब इसी तरह से एक स्पाइरल बन जाता है। आप देखेंगे 8, 9, 10 तक के बाद जाएंगे, √9, √10, √11 यहां तक जाएंगे तो वो पूरा घूम के इस तरह से स्पाइरल बन चुका होगा। तो ये होता है प्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। और इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रूविंग ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, प्रूविंग ऑफ इर्रेशनल नंबर में अगर आपसे ये कहा जाए कि √2 इर्रेशनल नंबर है, कैसे मान लें, आप प्रूव करिए। तो इसे प्रूव करने के लिए ना, जैसे अगर कहा जाए कि ये पेन है, आप प्रूव करिए, तो आप सबसे पहले ये मानेंगे ना कि चलिए मान लेते हैं ये पेन नहीं, ये चश्मा है, दिस इज गॉगल। ऐसा मानते हैं आप कि ये चश्मा है। अब चश्मा अगर ये है तो चश्मे वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए।
अगर चश्मे वाली प्रॉपर्टी नहीं मिली, बात करते करते आगे बढ़े और प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि हमने जो माना था कि ये चश्मा है वो गलत था, वही कंट्राडिक्ट कर रहा है अब आकर के। तो इसका मतलब ये चश्मा नहीं है, और अगर ये चश्मा नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये पेन है। जस्ट मतलब एग्जैक्ट इसी तरह से इसे प्रूव करेंगे आज हम लोग। इसमें आपको एक बात समझनी होगी, उसे पहले समझ लेते हैं। जैसे ये तो इर्रेशनल नंबर हमें प्रूव करना है कि √2 इर्रेशनल नंबर है। इसमें पहले आइए रेशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में जैसे ही आप बात करते हैं तो आप कहते हैं a/b के फॉर्म में कोई चीज होनी चाहिए और उसका b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर कहा जाता है। आप ये बात जानते हैं। अब a और b ये दोनों के दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि a और b का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, यानी ये दोनों सिर्फ 1 से ही कटने चाहिए और किसी नंबर से नहीं कटने चाहिए। अगर कोई नंबर अपने लोवेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो सिर्फ 1 से ही कटेगा, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, वो और किसी नंबर से नहीं कटेगा। ये होता है को प्राइम नंबर, यानी इसका HCF 1 है। तो a और b ऐसे को प्राइम इंटीजर्स हैं जिसका b 0 नहीं है, तो ऐसे केस में आप इसे रेशनल नंबर बोल देते हैं। अब बात इर्रेशनल नंबर की करनी है और मैं रेशनल पर बात कर रहा हूं। आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए मल्टीपल ऑफ 7, अगर लिख दिया जाए मल्टीपल ऑफ 7, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल यही होता है कि वो 7 से डिविजिबल है कोई चीज। जैसे अगर कह दिया जाए 21, तो 21 को आप क्या लिखते हैं? 7 × 3। आखिरकार ये 7 से डिविजिबल है ना। अगर 21/42 लिख दिया जाए तो आप देखिए ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल हैं, हालांकि ये और 21 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं, तो कई चीजें आ रही हैं सामने, लेकिन अभी हम लोग केवल 7 पर रुके रहते हैं 1 मिनट के लिए। तो आखिरकार अगर ये दोनों 7 से डिविजिबल हैं, सोचिएगा जरा, अगर ये दोनों 7 से डिविजिबल हैं और ये दोनों 1 से भी डिविजिबल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों, इनका HCF 1 नहीं आएगा, यानी ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, है ना। तो मल्टीपल ऑफ 7 का मीनिंग मैं बताने का प्रयास कर रहा था। ये सब चीजें नॉर्मल हैं, आप इस सब चीजों को पहले से ही जानते हैं, लेकिन आइए अब थोड़ी सी, चूंकि मैं इस पर बात कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इसे अब आप कैसे प्रूव करेंगे? तो अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले आपको कहना होगा लेट, अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि ये पेन है तो सबसे पहले कहना होगा, मान लीजिए ये चश्मा है, तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है, आपने ये मान लिया, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इस लाइन का मीनिंग क्या निकला? √2 इज अ रेशनल नंबर, इसका मीनिंग निकला कि √2 इज इक्वल टू a/b। ये a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मीनिंग यही निकलता है। अगर कोई चीज रेशनल नंबर है तो आप सोचिए उसे a/b के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो इसका b 0 नहीं है, a और b लोवेस्ट फॉर्म में है, HCF 1 है।
तो √2 अगर a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जा सकता है और आप यहां पर लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स को आप स्क्वायर कर देते हैं तो ऐसे केस में √2 का स्क्वायर, √2 इसका स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b इसका स्क्वायर कर लीजिए। दोनों साइड का स्क्वायर करिए, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका हट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसके अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा सोचते हैं तो a स्क्वायर इंटू 1 इज a स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसका क्या मतलब निकला? a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसका मतलब निकला कि a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। a स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, a स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, तो अगर a स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो मान लेते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू m। अगर हम मान लें कि a स्क्वायर के जगह पर हम 2m प्लेस कर सकते हैं, a स्क्वायर इज, अच्छा इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, इस लाइन का मतलब एक और निकाला जा सकता है, वो ये कि दिस मीन्स दैट, ये लाइन यहां से खींची हुई है, दिस मीन्स दैट a is also multiple of 2, a is also multiple of 2। इसका मतलब ये निकलता है, इस लाइन का मतलब क्या निकलता है, a स्क्वायर इक्वल टू 2b। इस लाइन का मतलब निकला a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। a स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब हुआ कि a भी 2 का मल्टीपल होगा। जैसे 25 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर 36 को अगर आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 36 किस चीज का स्क्वायर करने से मिला था? 6 का। तो उस 6 को भी 6 से डिवाइड किया जा सकता है। 25 को, यानी अगर स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 then certainly the root of this square will also be multiple of the same number। अच्छा, इसका मतलब क्या निकला? इस लाइन से ये मीनिंग निकली और इससे ये मीनिंग निकली, और इन सबों से क्या मीनिंग निकलेगा, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो a विल बी इक्वल टू 2m ऐसा मान लेते हैं, वो a स्क्वायर नहीं लेते हैं, a इज इक्वल टू 2m। तो आप जरा देखिए, अगर a के जगह पर आप 2m प्लेस कर दें यहां पर, इस वाले जगह पर, तो a की जगह पर 2m अगर आप रखते हैं तो 2m इसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया m स्क्वायर, दैट इज 2b स्क्वायर। अब यहां से 2 अगर आप हटाएंगे लेफ्ट हैंड में तो इसे डिवाइड करेगा और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इट इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब इस लाइन का क्या मतलब निकला कि b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, b स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला b इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, b भी 2 का मल्टीपल होगा। जैसे आप यहां बात कर रहे थे कि a स्क्वायर मल्टीपल है 2 का, इसलिए a भी मल्टीपल है 2 का। इसी तरह से b स्क्वायर मल्टीपल है 2 का, इसलिए b भी मल्टीपल है 2 का। अब आप सोचिए जरा, आप किस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं? इस तरह से आप कह रहे हैं a एंड b बोथ आर
मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। आप जरा सोचिए, आपने क्या मान लिया था, क्या सोच लिया था, क्या आपने लेट किया था। √2 रेशनल नंबर है, यानी आपने कहा था कि a अपान b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। a और b को प्राइम नंबर्स हैं, ये केवल 1 के ही मल्टीपल होंगे। लेकिन रेशनल मानने की वजह से निकल के क्या बात आ रही है, निकल के बात आ रही है कि ये फाइनल रिजल्ट मिल रहा है आपको, ये फाइनल रिजल्ट मिल रहा है आपको। क्या फाइनल रिजल्ट है कि ए और बी 2 के भी मल्टीपल हैं। ए और बी अगर 2 के मल्टीपल हैं तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, यानी हमने जो लेट किया था वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। आप यहां लिख सकते हैं दिस कंट्राडिक्ट्स आवर हाइपोथेसिस। Thus, √2 is रेशनल नंबर। लास्ट लाइन क्या आ जाएगी? Thus, √2 is रेशनल नंबर। है ना? तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया मटेरियल यहां, लेकिन ये कुछ इस तरह से प्रूव हो जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और इस पर कुछ थोड़ा सा इससे डिफरेंट बात करेंगे, और उसके लिए अलग से कुछ चीजें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इन केस अगर नहीं समझ में आया है तो आप पॉज करके, नोट करके और उसे समझ के धीरे धीरे लेके बना सकते हैं, है ना? तो एक दूसरी बात अब आपसे मैं कर लूं कि जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी कि बताइए 2 + 3√3 क्या ये एक रेशनल नंबर है या फिर ये इरेशनल नंबर है? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3√7/5 क्या ये एक रेशनल नंबर है या फिर ये एक इरेशनल नंबर है? तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप समझिए, देखिए पहली बात समझिए कि जैसे इसकी बात करें 2 + 3√3, इसमें से आप 3√3 बाहर जरा ले लीजिए और अब इसे समझने का प्रयास करिए। अगर केवल आप 3 की बात करें, अगर केवल 3 लिखा होता तो आप उसे 3/1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये जो √3 है, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये है क्या? ये है रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट। तो रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है। तो आप ये समझ जाइए कि ये पूरा जो है कहानी इरेशनल नंबर की है। ये हो गई इरेशनल नंबर। अगर आप इसकी बात करें, अगर केवल आप 2 लिख भी देते हैं तो 2/1 आप कह सकते हैं, इस वजह से रेशनल नंबर आप उसे कह सकते हैं। तो 2/1 रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो अब पूरा मुद्दा क्या निकल के आ गया, पूरी बात क्या निकल के आ गई कि दिस इज सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई दिस वन इज इरेशनल नंबर। और इसी तरह से आप यहां पर अगर गौर करें तो अभी अभी बात हुई है कि दिस पोर्शन इज 3√7, दिस पोर्शन इज इरेशनल नंबर। अभी बात हुई है ना कि प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। और इस 3√7, इसको 3√7 को 5 से आपने डिवाइड किया है, तो 5 एक रेशनल नंबर है। तो अगर किसी इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो वो इरेशनल नंबर आता है। तो ये भी चीज आप लेके चलिएगा। और इसके बाद यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर का पूरा पार्ट खत्म होता है, और इसके बाद अब केवल एक ही हिस्सा बचा हुआ है, एक पार्ट बचा है, और मैं उसे जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और आपको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप उसे
मेरे पास भेज सकते हैं। आई बी जस्ट विद यू। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं।